हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली थी और कुछ अच्छे डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना हम सीख रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि किस टाइप की थिंकिंग चाहिए रहती है अगर प्रॉपर्टीज से डिटर्मिनेंट्स को शॉर्ट करना हो। तो अगर प्रॉपर्टीज अप्रोप्रिएट लगाकर आपको ज्यादा मेहनत से डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करना हो, जल्दी जल्दी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो, है ना। उसके बाद हमारा एक प्रॉपर अच्छा सा ब्रेक हो गया। आई होप कि इस ब्रेक को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा और 11th के कुछ चैप्टर्स रिवाइज किए होंगे या 12th में ही बहुत अच्छे से तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली बात तो ब्रेक यूटिलाइज अच्छे से किया या नहीं किया है, इस बात का मुझे चैट में कमेंट में आंसर जरूर करना कि हाँ मैम हमको जो ब्रेक मिल गया था मैथ्स की क्लास में उसमें हमने ये चीज पढ़ ली है। टॉपिक बताना कि हमने मैम ये चीज अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, हाँ। और अभी के उससे हम ऐसा कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है एक बार थोड़ा सा अगर गैप लग रहा है तो रिवाइज कर लेना, है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कि हाँ ये प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि आज की क्लास में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ठीक है, आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैट्रिक्स में भी यूज आएगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेमर्स रूल। अगर आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, तो मेनली जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्रेमर्स रूल से ही आए हैं। यानी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ रहा है अगर जेईई मेंस में तो क्रेमर्स रूल से ही आ रहा है। एडवांस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एडवांस में एक्चुअली मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो आप इंडिविजुअली नहीं बोल सकते कि ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। उसमें पक्का मैट्रिक्स ऐड होगा, उसमें पक्का 2-3 चैप्टर्स और ऐड होंगे। लेकिन मेंस में अगर इंडिविजुअली चैप्टर वाइज देखा जाए तो डिटर्मिनेंट चैप्टर से क्रेमर्स रूल पर ही क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आज की क्लास में जो पढ़ना है वो चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर तुम बोलोगे मैम तो प्रॉपर्टीज पढ़ाई क्यों? बेटा क्रेमर्स रूल लगाने में भी प्रॉपर्टीज यूज आती है। प्रॉपर्टीज तो डिटर्मिनेंट्स को इजी तरीके से सॉल्व करने का तरीका होता है ना। हम लोगों ने देखा था कोई क्वेश्चन बहुत भारी होता है उसको प्रॉपर्टीज से हम कितना इजी कर लेते हैं, तो वही वाली बात हुई है। ठीक है, आज की क्लास देखें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो, आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्चुअली में होता क्या है ना। फिर हम देखेंगे क्रेमर्स रूल और थोड़ी बहुत डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ज्योमेट्री, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट चैप्टर आया है ना। डिटर्मिनेंट जैसा कोई वर्ड किसी ने बनाया है तो वो क्यों बनाया है? वो इसलिए बनाया है क्योंकि वो एक्सप्रेशन बार बार आ रहा था, तो उस एक्सप्रेशन को एक नाम दे दिया, उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया। वो एक्सप्रेशन जहां आ रहा था रिपीटेडली, वो चीज थी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जब सॉल्व करते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब सॉल्व करते हो, तो आपको रिपीटेडली वो एक्सप्रेशन दिख रहा होता है। इसीलिए आपने बोला कि यार ये इस एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं डिटर्मिनेंट्स और इसको सॉल्व करना, यहां से आई है वो चीज। तो ये चीज पढ़ना तो बहुत जरूरी है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन पार्ट है ना। और एप्लीकेशन पार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि उनको भी पता है आगे जाके आपको एप्लीकेशन पर ही काम करना है, आपको थ्योरी पे काम नहीं करना है। एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग इज एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना। तो आपको अगर एप्लीकेशन पे काम करना है तो आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, याद है मैंने डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट का सिखा दिया था। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? पहले फर्स्ट रो का बाकी दो रो एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का बाकी दो रो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का बाकी दो रो एज इट इज। ये होता है डिफरेंशिएशन। या फिर फर्स्ट कॉलम का बाकी दो कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम का बाकी दो कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम का बाकी दो कॉलम एज इट इज प्लस करके। ठीक है, डिटर्मिनेंट में अगर सिग्मा का साइन लग जाए, इस साइन का मतलब पता है? इस साइन का मतलब पता है? अगर तुम्हारे सामने लिखा है सिग्मा के वेरिंग फ्रॉम 1 to 5, तो इसका मतलब है के की वैल्यू 1 से लेके 5 तक डालनी है और सिग्मा का मतलब है उन सारी वैल्यूज को ऐड करना है। तो के की वैल्यू 1 रखी, प्लस के की वैल्यू 2 रखी, प्लस के की वैल्यू 3 रखी, प्लस के की वैल्यू 4, प्लस के की वैल्यू 5, ये लिखा हुआ है। अगर कोई लिख रहा है सिग्मा
सिग्मा के स्क्वायर के वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, यानी के की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी, के की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएगी, है ना। और आप पहले लिखोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई बात समझ में? सिग्मा साइन का मतलब है प्लस होंगे और 1 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज। तो अब देखो डिटर्मिनेंट में सिग्मा के का क्या मतलब होता है। डिटर्मिनेंट के अगर लिखा हुआ है के वेरिंग फ्रॉम 1 to n, है ना, और डिटर्मिनेंट के आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू पहले 1 रखो, के की वैल्यू पहले 1 रखो, तो तुमने पहले 1 रखी, ठीक है। फिर के की वैल्यू रखो 2, तो तुमने के की वैल्यू 2 रखी, 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस 1, बाकी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। फिर तुम रखोगे k की वैल्यू 3, फिर तुम रखोगे k की वैल्यू 4 और सबको ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे सिग्मा का साइन दे दिया है, इसका मतलब है हमको के की वैल्यूज पुट कर करके ऐड करना है। यानी बेसिकली तुमको दिया हुआ है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इन सब की वैल्यू कब तक, के की वैल्यू कहां तक जा रही है, n तक। देख लो के की वैल्यू n तक जा रही है। तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स का समेशन तुमको दिया हुआ है 56। इन सारे डिटर्मिनेंट का समेशन तुमको दिया हुआ है 56। अब इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो तुम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 से लेके डेल्टा n तक कैलकुलेट करो, सबको कैलकुलेट करो और सबको फिर ऐड कर दो, या फिर तुम समेशन का साइन डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाओ, समेशन का साइन डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाओ। अब अंदर कैसे ले जाया जा सकता है, जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में करेंगे ना, है ना। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में करते हैं, याद है या नहीं याद है। मल्टीप्लाई करते किसी नंबर से डिटर्मिनेंट को तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में करते हैं। सेम चीज समेशन के साथ भी है, समेशन भी तुम किसी एक रो या एक कॉलम में ही साइन अंदर ले जा सकते हो। अब देखो तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूं, तुम्हारा डिटर्मिनेंट है 1, मेरे ख्याल से फर्स्ट n 2k माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। जब तुमको यहां पे दिया हुआ है सिग्मा, जब तुमको यहां पे दिया हुआ है सिग्मा डेल्टा के वेरिंग फ्रॉम 1 to n, तो इस चीज को समझो कि k की वैल्यू बदलनी है। k की वैल्यू पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है। बेटा n की वैल्यू नहीं बदलनी है, n की वैल्यू तो वही की वही है, n तो वही की वही है, तो तुमको केवल क्या बदलना है, k बदलना है। तो अगर कोई मुझे बोलेगा कि सिग्मा का साइन मैं डिटर्मिनेंट के अंदर ले जा सकती हूं किसी एक रो या कॉलम में, तो बताओ कौन सा कॉलम या कौन सी रो सिलेक्ट होनी चाहिए। मुझे कमेंट में इसका आंसर दिखना चाहिए, जब क्लास चल रही हो कमेंट में आंसर दिखना चाहिए कि मुझे कौन सा रो या कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना चाहिए ताकि मैं समेशन का साइन अंदर ले पाऊं। तुम बोलोगे मैम जो वैल्यू बदल रही है उन्हीं को तो ऐड करना है, जो वैल्यू फिक्स है उसको बार बार ऐड करके कोई सेंस थोड़ी है, उसमें सिग्मा के साइन का कोई मतलब नहीं है ना। जो वैल्यू बदल रही है उसको ऐड करना रहेगा, क्योंकि k की वैल्यू बदल रही है। तो तुम बोलोगे मैम एक काम करो, कॉलम 1 में सिग्मा का साइन ले आओ, कॉलम 1 में सिग्मा का साइन ले आओ, सिग्मा 2k k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, सिग्मा 2k माइनस 1 k वेरिंग फ्रॉम 1 to n।
बाकी दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई? मैंने क्या बोला? मैंने एक सिंपल सी चीज बोली। मैंने बोला कि चीजों को ऐड करना है ना, तो हम सिग्मा के साइन को डिटर्मिनेंट के अंदर ले जा सकते हैं किसी एक रो या कॉलम में। अब कौन से कॉलम में ले जाना है? जिसकी वैल्यू बदल रही है, जिनको एक्चुअली में ऐड करना है। के की वैल्यू बदल बदल के जोड़ना है ना। के की वैल्यू एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, और इन सबको जोड़ना है। तो सिग्मा का साइन किसके लिए लगना चाहिए? के में लगना चाहिए, जिसकी वैल्यू बदल रही है। यहाँ पे तो के दिख ही नहीं रहा है और तुमको बोल रहा है के की वैल्यू रखी जाए। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस में भी करेंगे ताकि आइडिया लग जाए अच्छे से कि हाँ, जिसकी वैल्यू बदल रही होती है उसमें सिग्मा का साइन लगाना रहता है, उसमें सिग्मा का साइन लगाना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पुराना कंसेप्ट आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है पुराने कंसेप्ट्स। सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n, अगर k वेरिंग फ्रॉम 1 to n है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा सिग्मा 1 यानी 1 को जोड़ते जा रहे हो तुम। k तो है नहीं कि k की वैल्यू बदल बदल के रख रहे हो, यानी 1 ही जुड़ रहा है। कितनी बार जुड़ रहा है? n बार जुड़ रहा है। तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स कितना होता है? n, है ना। ये चीज नहीं भी समझ में आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो जब हम 11th में रिवाइज करेंगे, 11th का रिवाइज करेंगे, तब हम लोग ये चीज देख लेंगे। सिग्मा 2k, k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये तो एपी बनती है, ये तो एपी बन रही है। k की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, तो ये क्या बन रहा है? एपी बन रही है ना। इस एपी का सम तुम आसानी से निकाल सकते हो। ये आएगा 2 × n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो n × n + 1। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? सिमिलरली यहां पे देखो, सिग्मा 2k - 1, k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये भी एक एपी बन रही है, ये भी एक एपी बन रही है ना। k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, तो तुम्हारे पास आएगा पहले 1, 3, 5, 7, है ना। और इस एपी का सम n टर्म्स तक कितना होता है? n²। इस एपी का सम n टर्म्स तक कितना होता है? n²। आ गई बात समझ? क्लियर हुआ? ठीक है। ये 3 टर्म्स जो है, इसको तुमको कैलकुलेट करना है प्रॉपर एपी का फॉर्मूला लगा के। और एपी का फॉर्मूला अगर, ठीक है, एपी का फॉर्मूला तो है ही, उसके साथ साथ नेचुरल नंबर का भी फॉर्मूला होता है। सिग्मा के का वैल्यू होता है k × k + 1 डिवाइडेड बाय 2, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। वो फॉर्मूला हमको नहीं याद है, ठीक है, अभी रुक जाओ। एपी तो याद है ना, एपी तो अच्छे से पढ़ा होगा, एपी का फॉर्मूला तो लगाना आता है। एपी का फॉर्मूला लगा के सम निकालना है ना इन दोनों का। आई बात समझ में? ये काम कर लोगे तुम लोग, ये काम कर लोगे। अच्छा, मेरे पास ये तीनों सिग्मा का आंसर आ गया। इसका मतलब मेरे पास जो ऐड करके डिटर्मिनेंट आना था वो आ गया। अब समझ में आया कि k की अलग अलग वैल्यू डाल के ऐड करके मेहनत करने से बेटर है कि सिग्मा का साइन अंदर लेके हम फाइनल आंसर लिख दें। ठीक है। तो मेरे पास ऐड करके जो आंसर आना था वो आ गया। क्या आया ऐड करके आंसर? सिग्मा डेल्टा के वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ये हो जाता है n² + n और n², n² + n + 1 n², n² n² + n, n² + n + 1। ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 56, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 56। तो आपसे n का वैल्यू पूछा है, आपसे n का वैल्यू पूछा है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना कोई मुश्किल थोड़ी है। देखो, मैं कॉलम 2 पर ऑपरेशन लगा रही हूं, ध्यान से देखना। कॉलम 2 पर ऑपरेशन लगा रही हूं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, यानी कॉलम 1 को एज इट इज रहने दो। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया तो ये आ गया 0, 1, 0। कॉलम 3 को भी एज इट इज रहने दिया, कॉलम 3 को भी एज इट इज रहने दिया। ठीक है।
अब मेरे पास देखो, मैं चाहूं तो कॉलम 2 से एक्सपांड कर सकती हूं क्योंकि 2 0 आ गए हैं। साइन क्या होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 का कॉलम और रो हटाओ, तो 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है n इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस n इंटू एन स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 56 दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 56 है। अब चलो मल्टीप्लाई करो, n क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस n माइनस एन क्यूब इज इक्वल्स टू 56। n क्यूब से माइनस n क्यूब कैंसिल, तो n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हर वक्त काम आएगी, हर वक्त, है ना। तो यहां पे अगर तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे तो आएगा n प्लस 8 इंटू एन माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी n का वैल्यू या तो -8 है या फिर 7 है। अब एक बात बताओ, जब तुम किसी चीज को जोड़ते हो, एक बार, दो बार, तीन बार काउंटिंग कर रहे हो, तो नेगेटिव काउंटिंग थोड़ी होती है कि माइनस एक बार जोड़ा, माइनस दो बार जोड़ा, नहीं, काउंटिंग तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो n हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो गई। आंसर है आपका 7, n का वैल्यू क्या है, 7। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो समेशन का साइन का इंपॉर्टेंस बताना जरूरी था कि समेशन के साइन को सॉल्व कैसे करना है। एक बार ये समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। भाई जैसे ही आपको समेशन दिया तो समझ जाओ k की अलग अलग वैल्यू लिखते जाना है और डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते जाना है। एक बार k का वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3, जहां तक भी बोला हो। इस क्वेश्चन में n तक बोला था तो n तक लिख के ऐड करना है, ठीक है। उससे बेटर है कि हम ये जो सिग्मा समेशन का साइन है इसको डिटर्मिनेंट के अंदर ले ले। कैसे लेंगे, किसी एक रो या कॉलम में। वो रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, मैम जिस रो में k आ रहा है, जिसकी वैल्यू चेंज कर करके पुट करनी है, उसी रो को तो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने देखा कि यह सिग्मा 1 का वैल्यू n होता है। क्यों, क्योंकि तुम 1 को ऐड कर रहे हो n टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा, n। सिग्मा 2k का वैल्यू, सिग्मा 2k का वैल्यू, तो 2 जो है वो सिग्मा के साइन से बाहर आ जाता है और सिग्मा k का वैल्यू हो जाता है k n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग बोल के रखते हैं, हम 11th में पढ़ाते वक्त बोलते हैं कि ये चीज याद रहनी चाहिए, सिग्मा k का वैल्यू याद रहना चाहिए। अभी नहीं याद है, नो वरीज, साइड में लिख लो, साइड में लिख लो, है ना। लगे तो अलग से बिल्कुल कि सिग्मा k का वैल्यू होता है k इंटू k प्लस 1, सॉरी n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा, ठीक है। सिग्मा 2k माइनस 1 का वैल्यू होता है n स्क्वायर। कभी भी 2 ऑड नंबर जोड़ना तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 ऑड नंबर जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 ऑड नंबर ऐड करोगे, शुरू के 4, 1 3 5 7, चारों को ऐड करो तो देखना 4 का स्क्वायर आएगा। तो n ऑड नंबर्स, 2k माइनस 1 क्या है, ऑड नंबर लिखा है ना। k का वैल्यू 1 डालो तो 1 आएगा, k का वैल्यू 2 डालो तो 3 आएगा, तो n ऑड नंबर्स ऐड करने पे n स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। दो और चीज याद कर लो, सिग्मा k स्क्वायर, यानी लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और सिग्मा n क्यूब, सॉरी सिग्मा k क्यूब, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 11th में ये 4 नहीं पढ़े थे, नहीं याद किए थे, तो अभी से फॉर्मूले याद कर लो। हम धीरे से इनको, मैंने बता दिया एपी से ऐड होते हैं, है ना। एपी जब यूज करते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम टू दी एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा के ऐड करना है, ऐड कर लोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो फिर बस हमने डिटर्मिनेंट जो है उसका वैल्यू निकाल लिया
और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास n का वैल्यू आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओरिजिनली आपको 56 दिया हुआ था, आपने बोला हमारे हिसाब से डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये है। आई बात समझ में? ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पे आपको दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो आपको पता लगाना है कि XYZ का वैल्यू क्या होगा, XYZ का वैल्यू क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट का समेशन याद है भाई? कॉलम 3 में दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या मैं इस डिटर्मिनेंट को ऐसा लिख दूं, XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1 प्लस XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। कोई दिक्कत है क्या ऐसा लिखने में? ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है क्या? मैंने जो थर्ड कॉलम में दो टर्म्स ऐड हो रहे थे प्लस करके लिख दिया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी 4 में डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना सीखा है ना? प्रॉपर्टी 4 में डिटर्मिनेंट्स का एडिशन कैसे होता है वो सीखा है, तो हमको पता है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज रहने दो, थर्ड कॉलम को दो पार्ट्स में तोड़ दो, थर्ड कॉलम को दो पार्ट्स में तोड़ दो। अच्छा, इसमें अगर मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम इंटरचेंज करूं और फिर सेकंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज करूं, ठीक है, पहले फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया और फिर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया, दो बार कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर, ध्यान से सुनो, दो बार कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर क्या कभी डिटर्मिनेंट का साइन बदलेगा? नहीं मैम, एक बार करने पर बदलेगा, 3 बार करने पर बदलेगा, 5 बार करने पर बदलेगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट का साइन नहीं बदलता है, तो मैं क्या करूंगी, इसको खुशी खुशी लिख दूंगी 1 1 1 XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऑल राइट, 1 1 1 XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, है ना? अब यहां पर मैं बोल रही हूं कि बेटा एक काम करो, फर्स्ट रो से x कॉमन लो, सेकेंड रो से y कॉमन लो और थर्ड रो से z कॉमन लो। यानी यहां पे लिख देती हूं, चलो लिख लेते हैं अच्छे से। टेक x कॉमन फ्रॉम रो 1, y फ्रॉम रो 2 एंड z फ्रॉम रो 3। तो आपके पास आ गया एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट मैं बाहर कॉमन ले लूं, डिटर्मिनेंट कैसे कॉमन ले सकते बेटा, ये वैल्यू ही तो है, डिटर्मिनेंट मैंने बार बार बताया कि वैल्यू ही होती है, तो इस वैल्यू को मैं कॉमन ले रही हूं, है ना? तो मेरे पास आ गया 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर, साथ ही साथ ब्रैकेट में बचा 1। देखो इससे तो पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया तो इसके पास तो 1 बचा, इसके पास से डिटर्मिनेंट कॉमन लिया तो इसके पास बचा एक्स वाई जेड बराबर 0। ठीक है, अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैम ने बोला था याद करने को, तो अब तो याद रहना चाहिए, है ना? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है, इनटू 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब तुम बोलोगे मैम देखो 4 फैक्टर 0 है, 4 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो चारों में से कोई ना कोई 0 होना चाहिए। पर मैं बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में ये दिया है कि x y के बराबर नहीं है, पर बात तो एक ही है ना, अगर x y के बराबर नहीं है यानी x माइनस वाई कभी 0 नहीं हो सकता।
अगर y z के बराबर नहीं है तो y माइनस जेड कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर z x के बराबर नहीं है तो z माइनस एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इतनी चीज हमको क्वेश्चन में क्लियर हो गई कि ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती, ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली ऑप्शन 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड को जीरो होना चाहिए, यानी एक्स इंटू वाई इंटू जेड को -1 होना चाहिए, एक्स इंटू वाई इंटू जेड को -1 होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा था तुमसे, एक्स वाई जेड का तुम वैल्यू बोल दोगे -1। ऑल राइट, ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन पर आ जाए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पहले हम लोग 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में देखेंगे, यानी सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन टू क्रॉस टू के मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना, सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है, सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है। आपके पास लिखा हुआ है 1357 इंटू 2410, ठीक है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तुम बोलोगे मैम हम भूले नहीं है, आपने फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 7 माइनस 15 इंटू ये लिखा हुआ है 0 माइनस 4, यानी बेसिकली ये लिखा हुआ है -8 इंटू -4 विच इज +32, +32। डिटर्मिनेंट अगर लिखा हुआ है तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ वैल्यू, है ना, और तुम्हारे पास अगर वैल्यू कैलकुलेट करने का आसान तरीका है तो उसको कैलकुलेट कर लो ना, उसको कैलकुलेट कर लो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट पूरा वेरिएबल में, देखो बेसिकली क्वेश्चन बनाने वाला अगर चाह रहा है कि तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो तुमको करना पड़ेगा, है ना, वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुम्हारा डिटर्मिनेंट पूरा वेरिएबल में दिया हुआ है, जैसे कि अब हम थर्ड ऑर्डर पे आते हैं, थर्ड ऑर्डर पे आते हैं, तो आपका डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा हो सकता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इंटू B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। अब तो ये वेरिएबल में है, अब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, इतनी बड़ी भारी वैल्यू पहले डिटर्मिनेंट की, इतनी बड़ी भारी वैल्यू दूसरे डिटर्मिनेंट की, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म। समझ गए ना कितनी मेहनत है? तो अब हमको डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के टोटल 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके, सॉरी 4 तरीके, है ना। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके। कैसे 4 तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है रो बाय रो, दूसरा होता है रो बाय कॉलम, तीसरा होता है कॉलम बाय रो, और चौथा होता है कॉलम बाय कॉलम। ऐसे के ऐसे ही ध्यान रख लो, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, है ना, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। अब मैम ये है क्या? थोड़ा तो हिंट हो गया होगा कि पहले डिटर्मिनेंट का रो लेना है, दूसरे डिटर्मिनेंट का रो लेना है, पहले डिटर्मिनेंट का रो लेना है, दूसरे डिटर्मिनेंट के कॉलम्स लेना है, पहले डिटर्मिनेंट के कॉलम लेना है, दूसरे डिटर्मिनेंट के रो लेना है, और पहले डिटर्मिनेंट के भी कॉलम्स लेना है, दूसरे डिटर्मिनेंट के भी कॉलम लेना है। थोड़ी हिंट समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम प्रोसेस देखते हैं, रो बाय रो की प्रोसेस, रो बाय रो की प्रोसेस कैसे चलेगी? ध्यान से देखो, पहले डिटर्मिनेंट का पहले रो और दूसरे डिटर्मिनेंट का पहले रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे में दूसरा, प्लस तीसरे में तीसरा। तो रो 1 इंटू रो 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12 प्लस
A13 इंटू B13। ये आपके डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एलिमेंट आया है। अभी टोटल कितने डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट होते हैं। ये अभी पहला एलिमेंट आया है। दूसरा एलिमेंट होगा R1 R2, पहले डिटर्मिनेंट की पहली रो, दूसरे डिटर्मिनेंट की दूसरी रो। तो ये हो जाएगा A11 B21 प्लस A12 B22 प्लस A13 B23। ठीक है, चलो अगला तो तुम बोल दोगे मैम R1 R3, पहले डिटर्मिनेंट की पहली रो, दूसरे डिटर्मिनेंट की तीसरी रो। इसका एलिमेंट क्या आएगा, A11 B31 प्लस A12 B32 प्लस A13 B33, है ना। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड किया, प्लस दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड किया, प्लस तीसरे एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट ऐड किया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 1-1 वाला एलिमेंट है, ये तुम्हारे पास 1-2 वाला एलिमेंट है, ये तुम्हारे पास 1-3 वाला एलिमेंट है। देखो 1-3। अब अगला एलिमेंट कौन सा होता है, 2-1 वाला एलिमेंट। चलो 2-1 वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, मैम पहले डिटर्मिनेंट की रो 2 लेंगे और दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1 लेंगे। पहले डिटर्मिनेंट का रो 2, दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, तो आएगा तुम्हारे पास A21 B11 प्लस A22 B12 प्लस A23 B13। ठीक है, अगला एलिमेंट है 2-2 वाला, यानी पहले डिटर्मिनेंट की भी रो 2 और दूसरे डिटर्मिनेंट की भी रो 2। तो R2 R2 ये हो जाएगा A21 B21 प्लस A22 B22 प्लस A23 B23। आई बात समझ में। अगला एलिमेंट निकाल सकते हो, अगला एलिमेंट निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं बेटा 2-3 वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तुम बोलोगे मैम पहले डिटर्मिनेंट की रो 2, दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 3। तो रो 2 और रो 3 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होने वाला है, A21 B31 प्लस A22 B32 प्लस A23 B33। ठीक, आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, बताओ क्लियर हुआ। अब यही तुम्हारे पास, अब तुमसे कोई बोलेगा R23 हो गया है R31, तो तुम बोलोगे मैम पहले डिटर्मिनेंट का रो 3 और दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1। ठीक है, R32 और R33 थर्ड एलिमेंट। तो क्या ये भी हमारे लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा, A31 B11 A32 B12 प्लस A33 B13। ठीक है, A31 B21 प्लस A32 B22 प्लस A33 B23, A31 B31 प्लस A32 B32 प्लस A33 B3। आ गए सारे 9 के 9 एलिमेंट्स। देख लो नया जो डिटर्मिनेंट बना है, ये तुम्हारे पास फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फिर सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड। हो गया मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। तो अब मैंने तुमको बता दिया रो बाय रो कैसे करना है। अब तुम रो बाय कॉलम में खुद का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के करोगे। R1 C1 R1 C2 R1 C3 R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैम हम क्या सिर्फ थर्ड ऑर्डर में लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर से नहीं होगा क्या, सेकंड ऑर्डर से भी होगा। चलो जो एग्जांपल दिया था उसी को करके देखते हैं। 1357 इंटू 2410 इसको हम लोग रो बाय रो से करके देखें।
रो बाय रो से कि रो बाय कॉलम से करके देख लेते हैं। रो बाय कॉलम से, रो बाय रो के एलिमेंट्स तुमको लिख के बता दिए, तो रो बाय कॉलम से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो पहले तो रो 1 और कॉलम 1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा, प्लस पहले एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा, दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया 5। रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई विच इज 0, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारे पास आ गया 17, है ना। रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 20, ये आ गया 20। तो तुम्हारे पास जो नया डिटर्मिनेंट है वो क्या बन गया, नया डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट वाला डिटर्मिनेंट क्या बन गया, 1 1 वाला एलिमेंट है 5, 1 2 वाला एलिमेंट है 4, 1 3 वाला एलिमेंट है 17, 1 4 एलिमेंट वाला एलिमेंट है 20। आई बात समझ में? ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम 20 इंटू 5 माइनस 17 इंटू 4 करना था, है ना। तो 20 इंटू 5 होता है 100, 17 इंटू 4 होता है 68, दोनों को माइनस करो, आंसर आएगा 32। बताओ, सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। तो रो बाय कॉलम का डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन भी हमको समझ में आ गया, रो बाय कॉलम भी हमको क्लियर हो गया। अब कोई बोलेगा कि अच्छा कॉलम बाय कॉलम, प्रोसेस तो वही है, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम चलने वाली है, प्रोसेस एग्जैक्टली सेम चलने वाली है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, बस वैसे ही करना है, बस वैसे ही करना है। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हुआ हमको, मल्टीप्लीकेशन क्लियर हुआ, है ना। क्योंकि ये मेथड समझ गए ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ये मेथड समझे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टू एक्सप्रेस अ डिटर्मिनेंट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या है, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना तो आसान था, उसका एक फिक्स प्रोसेस है। इसमें तुमको बोला है कि अब एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, यानी तोड़ने वाला काम। तोड़ने वाला काम हमेशा ज्यादा मेहनत का होता है। मैं बताती हूं कैसे। मैं तुमसे बोलूंगी कि 7 इंटू 4 कितना होता है, तो क्या आंसर करोगे? मैम रुको, कैलकुलेटर लाते, है ना, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी मेरे ख्याल से तो 7 इंटू 4 करने में, है ना। कैसे करोगे? 7 को 4 बार मल्टीप्लाई ऐड करना है ना, मल्टीप्लीकेशन का यही मतलब होता है, 7 को 4 बार ऐड करना है। तो 7 7 1 1 1 1 ऐसा 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर सबको काउंट करोगे। ऐसा करने वाले हो क्या कि कैलकुलेटर से कर लेंगे? आसानी से हो जाएगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से तुम देखोगे आंसर आएगा 28, है ना। मेरे पास भी कैलकुलेटर है, मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया था चुपके से। 7 इंटू 4 28 होता है, 7 इंटू 4 28 होता है। अगर मैं बोलूं मुझे 28 को दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे मैम बहुत तरीके हैं, 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, है ना, 4 इंटू 7, और केवल यही नहीं मैम, आप चाहो तो 2 इंटू 28/2 लिख सकते हो, 3 इंटू 28/3 लिख सकते हो, है ना, 5 इंटू 28/5 लिख सकते हो। भाई रैशनल लिख दिया तो कितने तरीके होते हैं, है ना। तो हमेशा मल्टीप्लाई करना आसान होता है, फिर तोड़ के दो डिटर्मिनेंट बनाना, तोड़ के दो नंबर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए रहता है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग तो थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो उसको सोचने का मैं तुमको पहले तरीका बताती हूँ कैसे सोचना चाहिए।
हमेशा पहली बात तो साइक्लिसिटी को ध्यान रखो। साइक्लिसिटी का मतलब होता है x के बाद आएगा y, y के बाद आएगा z, a के बाद आएगा b, b के बाद आएगा c, है ना। और साइक्लिसिटी के साथ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का मेथड ध्यान रखो। अगर ये दो चीजें तुमको अच्छे से ध्यान है तो तुम आसानी से कोई भी डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हो। वो मैं भी सिखाऊंगी तोड़ना, वो मैं भी सिखा रही, मतलब क्वेश्चन करके हम देखेंगे कैसे तोड़ना। पहले उसके नियम कायदे मैंने बता दिए कि थोड़ा सा साइक्लिसिटी का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई करने की मेथड पता होनी चाहिए ताकि फिर उस मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट में तोड़ भी पाओ। जैसे कि देखो, आओ एक क्वेश्चन करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को किन दो डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है? और बताओ जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें उसमें यही एग्जैक्टली सेम चीज कराई है कि एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने का तरीका। अगर तुम पीवाईक्यूज में देखोगे तो आ जाएगा। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर याद नहीं है लेकिन आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। 2bc, यार पूरा डिटर्मिनेंट फिर से लिखने का कोई सेंस नहीं है। मैं पहले पहला एलिमेंट लिख रही हूं, मुझे पता है इनको दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो पहली बात तो जब दो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होते हैं ना तो तीन एलिमेंट्स आते हैं। क्यों तीन एलिमेंट्स आते हैं? देख लो, देख लो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तीन ऑर्डर का है ना। तो पहले से पहला मल्टीप्लाई हुआ होगा प्लस दूसरे से दूसरा मल्टीप्लाई हुआ होगा प्लस तीसरे से तीसरा मल्टीप्लाई हुआ होगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में, है ना। तो जब भी तुमको तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिखे जिसको दो भाग में तोड़ना है तो तुम बोलोगे पहली बात तो तीन एलिमेंट्स दिखने चाहिए। तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो अब तुम बोलोगे अच्छा एक काम करते, पहले डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट बी होगा, रो बाय रो ही मल्टीप्लाई कर लेते। तो दूसरे डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट सी होगा, तभी तो पहले और पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू सी आएगा, ठीक है। अब है ना बच्चे मेरे एकदम जीनियस बोलेंगे मैम आसान है, अब आगे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला एलिमेंट भी बी और सी है तो इसका भी दूसरा एलिमेंट बी और इसका भी दूसरा एलिमेंट सी ले लेते हैं, है ना। हम खुश, हम खुश कि अरे ऐसे ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ यहां पे कौन सी चीज है जिसका बच्चा ध्यान नहीं रख रहा है? जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि साइक्लिसिटी ध्यान रखना है। बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऐसा साइक्लिक ऑर्डर में आना चाहिए। यानी कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में तुमको लगातार बी और बी नहीं दिखेगा और लगातार सी और सी नहीं दिखेगा। अगर यहां पे बी और यहां पे सी लिया है तो फिर यहां पे सी और यहां पे बी लो। अब ये कॉमन सेंस मत बोलना कि मैम कैसे आया दिमाग में, साइक्लिसिटी, है ना। साइक्लिक ऑर्डर में तभी डिटर्मिनेंट बन पाते हैं, है ना, बी सी ए बी, ऐसा। आई बात समझ? आ गई बात समझ? अब भी तो देखो बी इंटू सी प्लस सी इंटू बी, वही बात हो रही है, बस लिखने में अब तुमको ऑर्डर दिखने लग गया। तीसरा एलिमेंट मैं बोल रही हूं कि एक ए लेना पड़ेगा और एक माइनस ए लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैम माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम अगर दोनों प्लस ले लिया तो प्लस ए स्क्वायर आना चाहिए था, है ना। तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो अब देखो तुम फर्स्ट रो और फर्स्ट रो, रो वन इंटू रो वन, रो वन इंटू रो वन करके देखो। पहले एलिमेंट में पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस पहले दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई प्लस तीसरे एलिमेंट में तीसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई, ये आ गया 2bc माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 2bc माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फोकस कर रही हूं सेकेंड एलिमेंट पे। ये कैसे आता है? ये आता है पहले डिटर्मिनेंट की रो वन में दूसरे डिटर्मिनेंट की रो टू मल्टीप्लाई करने पर। पहले डिटर्मिनेंट की रो वन में दूसरे डिटर्मिनेंट की रो टू मल्टीप्लाई करने पर। अब हिंट देखो कैसे पता चलती है। ये वैल्यू सी स्क्वायर है, यानी कि इस रो में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। इसके एलिमेंट्स हमको निकालने हैं तो मैं बोल रही हूं यार सी में तो सी का मल्टीप्लाई होना ही चाहिए भाई। दूसरे एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे दूसरे नंबर पे सी लिखा है तो यहां पे भी दूसरे नंबर पे सी होना चाहिए ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सी स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अब तुम बोल दोगे मैम एक काम करो यहां जीरो लिख दो और यहां जीरो लिख दो क्योंकि सी स्क्वायर के अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा है।
तो इसमें इसका मल्टीप्लाई 0, इसमें इसका मल्टीप्लाई 0, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बोला, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो सी के पहले बी आना चाहिए कि ए आना चाहिए, और सी के बाद ए आना चाहिए कि बी आना चाहिए। तुम बोलोगे मैम चीटिंग करी आपने, सी के बाद ए आता है, आपने कैसे लिख दिया? बेटा मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, बी में ए का मल्टीप्लाई होगा और ए में बी का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उल्टे साइन के साथ। मैम साइन यहीं पे नेगेटिव क्यों लिया, यहां पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉलम 3 में एक नेगेटिव साइन ले चुकी हूं, तो मुझे हिंट मिल गया कि अब कॉलम 3 पूरा ही नेगेटिव बनाओ, कॉलम 3 पूरा ही नेगेटिव बनाओ। ठीक है, बेसिकली बताओ ये तुमको डिफिकल्ट क्यों, इसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम एकदम बेसिक्स का जोड़ घटाना देख रहे हैं। एकदम बेसिक का जोड़ घटाना जो होता है ना, उससे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो जरा, R1 R2, तो तुम बोलोगे आएगा मैम BA प्लस सी स्क्वायर माइनस AB, यानी सी स्क्वायर आ गया, यानी सी स्क्वायर आ गया। आ गई बात समझ? चलो R1 R3 है, R1 R3 पहली रो में तीसरी रो का मल्टीप्लीकेशन B स्क्वायर दिया हुआ है, B स्क्वायर दिया हुआ है, यानी पहला एलिमेंट तो B हो गया, अगला एलिमेंट हो जाएगा C इंटू A और अगला हो जाएगा A इंटू माइनस C। अब बताओ, आधे लोगों का हार्ट फेल तो नहीं हो गया कि मैम ऐसा कैसे डायरेक्ट लिख दिया आपने? बेटा मैंने बोला C में A का मल्टीप्लाई हो जाएगा AC और A में माइनस C का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस AC, तो वैसे भी दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे, वैसे भी दोनों जुड़ के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास C के बाद मल्टीप्लाई में A और A के बाद माइनस C आ गया। ठीक, अब तुम देख लो R1 और R3 का मल्टीप्लाई करके, R1 और R3 का मल्टीप्लाई करके। चलो अगला एलिमेंट है जो होता है R2 R1, पहले डिटर्मिनेंट के रो 2 में दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1, तो पहले डिटर्मिनेंट के रो 2 में दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे मुझे एक C मिलना चाहिए ताकि फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई C स्क्वायर आ जाए, और B के साथ जो भी है A और A के साथ जो भी है माइनस B, ये दोनों 0 हो जाने चाहिए सम। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो तुम्हारी अपने आप पूरी रो 2 निकल आई, अपने आप पूरी रो 2 निकल आई। इसी तरीके से रो 3 और रो 1 देखो, ये आ रहा है B स्क्वायर, तो B के साथ मल्टीप्लाई होने वाला एलिमेंट B होना चाहिए, C के साथ A ले लो, सॉरी यहां पे माइनस नहीं आएगा, ऑलरेडी यहां पे माइनस है, C के साथ A ले लो, A के साथ C ले लो, C के साथ A लिया, A के साथ C लिया। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हुआ? बन गए तुम्हारे दो डिटर्मिनेंट्स, बन गए तुम्हारे दो डिटर्मिनेंट्स। अब एक काम करो, रो 1 और रो 3 को एक्सचेंज कर लो, है ना, और फिर रो 2 और रो 3 को एक्सचेंज कर लेना, तो ये बन गया A B C, B C A, C A B। और इसमें एक काम करो, रो 1 और कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज कर लो, तो एक बार एक्सचेंज किया तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा A B C, B C A, C A B। एग्जैक्टली दो डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, यानी उनका स्क्वायर होगा, उनका स्क्वायर होगा। ठीक, कितने लोगों को ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है, एक बार जरूर बताना कमेंट में, है ना। 40, 47, 48 मिनट्स की क्लास हो गई है, एक बार बताना कि हाँ मैम हमारे दिमाग में थोड़ा सा घुसा है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैटर्न कैसे ढूंढना है। तुम बोलोगे मैम यहाँ 0 क्यों नहीं ले लिया था सीधे C स्क्वायर बनाने के लिए? क्योंकि बेटा फिर अगला एलिमेंट नहीं आ पाता ना, अगला उनने बनाया इस तरीके से है कि पूरा ABC BCA CAB दिखना चाहिए। एक हिंट तुम्हारी हो सकती है कि ऑप्शंस में देख लो, ऑप्शंस में देख लो, है ना, पर डायरेक्टली इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके कभी भी ये डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने रो कॉलम चेंज किया है, कॉलम चेंज करके माइनस साइन हटाया है ना, तो हमेशा थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा।
थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलो और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तुमको दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा 1 बराबर सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा बीटा 1 बराबर सिग्मा cos स्क्वायर गामा 1 बराबर 1। cos स्क्वायर अल्फा 1 का मतलब क्या होता है? सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा 1 का, इसका मतलब होता है अल्फा बीटा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सीक्वेंस में चलते हैं। तो पहले तुम्हारे पास आएगा cos स्क्वायर अल्फा 1, सिग्मा का साइन है तो इसमें ऐड होगा cos स्क्वायर अल्फा 2, सिग्मा का साइन है तो इसमें ऐड होगा cos स्क्वायर अल्फा 3। ये तीनों का सम दिया हुआ है 1। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा 1, cos स्क्वायर बीटा 2, cos स्क्वायर बीटा 3 सम 1, cos स्क्वायर गामा 1, cos स्क्वायर गामा 2, cos स्क्वायर गामा 3 सम 1। ठीक है, ऐसे ही जब तुमको बोला जाए cos अल्फा 1 cos बीटा 1, इसका मतलब है cos अल्फा 1 cos बीटा 1, सिग्मा का साइन है तो बीच में लिखो प्लस cos अल्फा 2 cos बीटा 2, सिग्मा का साइन है तो बीच में लिखा प्लस cos अल्फा 3 cos बीटा 3। हमेशा आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, सीक्वेंस अंडरस्टूड होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आएगा, तो अगर अल्फा 1 दिया है तो अगला एलिमेंट अल्फा 2, अगला एलिमेंट अल्फा 3, है ना। तुमको कैसे पता 3 तक ही है? क्योंकि क्वेश्चन में 3 तक ही मेंशन है, क्वेश्चन में 3 तक ही मेंशन है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, और तुमको इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालना है, तुमको इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट है cos अल्फा 1 cos बीटा 1 cos गामा 1, cos अल्फा 2 cos बीटा 2 cos गामा 2, cos अल्फा 3 cos बीटा 3 cos गामा 3। इसका खुद ही में मल्टीप्लीकेशन करना है तो एक बार फिर से इसी डिटर्मिनेंट को लिख देती हूं, cos अल्फा 1 cos बीटा 1 cos गामा 1, cos अल्फा 2 cos बीटा 2 cos गामा 2, cos अल्फा 3 cos बीटा 3 cos गामा। ये दो डिटर्मिनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, चलो रो 1 और रो 1 को मल्टीप्लाई करें। रो 1 और रो 1 को मल्टीप्लाई करने पे पहला एलिमेंट मिलेगा, अभी डिटर्मिनेंट नहीं बनाते, अभी बस लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर अल्फा 1, सेकेंड में सेकेंड का प्लस cos स्क्वायर अल्फा 2, थर्ड में थर्ड का प्लस cos स्क्वायर अल्फा 3। ठीक है, रो 1 में रो 2 का मल्टीप्लाई cos अल्फा 1 cos बीटा 1 प्लस cos अल्फा 2 cos बीटा 2 प्लस cos अल्फा 3 cos बीटा 3। रो 1 में रो 3 का मल्टीप्लाई cos अल्फा 1 cos गामा 1 प्लस cos अल्फा 2 cos गामा 2 प्लस cos अल्फा 3 cos गामा 3। रो 2 में रो 1 का मल्टीप्लाई cos बीटा 1 cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा 2 cos अल्फा 2 प्लस cos बीटा 3 सॉरी cos अल्फा 3। रो 2 में रो 2 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर बीटा 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा 2 प्लस cos स्क्वायर बीटा 3। रो 3 में रो 1 का मल्टीप्लाई cos गामा 1 cos अल्फा 1 प्लस cos गामा 2 cos अल्फा 2 प्लस cos गामा 3 cos अल्फा 3। रो 3 में रो 2 का मल्टीप्लाई cos गामा 1 cos बीटा 1 प्लस cos गामा 2 cos बीटा 2 प्लस cos गामा 3 cos बीटा 3, है ना। वही कर रहे हैं हम लोग, वही काम कर रहे हैं। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट प्लस तीसरे एलिमेंट में तीसरा एलिमेंट। फाइनली रो 3 हो गए तुम्हारे 9 एलिमेंट्स पूरे, है ना।
कॉस स्क्वायर गामा 1 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा 3। अब देखो हमारी लाइफ कितनी आसान हो गई है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है 1, इसकी दी हुई है 0, इसकी दी हुई है 0, इसकी दी हुई है 0, इसकी दी हुई है 1, इसकी दी हुई है 0, इसकी दी हुई है 0, इसकी दी हुई है 1। यानी तुम्हारा जो डिटर्मिनेंट है वो बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो, आंसर आता है 1। आंसर आता है 1, वो दिया ही हुआ है ना, तो आंसर है 1। आंसर है 1। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? अब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है? डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन इजी लग रहा है या नहीं? ऑल राइट, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तुमको इन एक्सप्रेशंस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और तुमको ये प्रोडक्ट निकालना है, तुमको ये प्रोडक्ट निकालना है। वही काम करेंगे, R1 R1 AX प्लस BY प्लस CZ, R1 R2 AY प्लस BZ प्लस CX, R1 R3 AZ प्लस BX प्लस CY, R2 R1 BX प्लस CY प्लस AZ, R2 R2 BY प्लस CZ प्लस AX, R2 R3 BZ प्लस CX प्लस AY, है ना। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, फिर थर्ड रो और फर्स्ट रो, R3 R1 CX प्लस AY प्लस BZ, R3 R2 CY प्लस AZ प्लस BX, R3 R3 CZ प्लस AX प्लस B। बस, और ये सबकी वैल्यू तुमको दी हुई है। देखो AX प्लस BY प्लस CZ की वैल्यू U दी हुई है ना, CX प्लस AY प्लस BZ की वैल्यू V दी हुई है, और AZ प्लस BX प्लस CY की वैल्यू W दी हुई है, ठीक है। ये भी W है, तो देखो तुम्हारे पास नया डिटर्मिनेंट क्या बन गया, U V W, है ना। उसके बाद BX W U V, और फिर R3 R1 क्या है, CX V W U। ये डिटर्मिनेंट तो मैंने तुमको याद करने को बोला हुआ है ना। इसमें इन दोनों को एक्सचेंज करो तो एक माइनस साइन लग जाएगा, और ABC BCA CAB, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। भाई ABC हो, XYZ हो, UVW हो, हमको पता है ना कि सीक्वेंस में अगर ABC BCA CAB ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो यही आने वाला है, तो यही आने वाला है, ठीक है। एक इसके एक्सपांशन में भी एक माइनस साइन आता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, ऑल राइट। अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन बस यहां पे L डैश लिखना है और यहां पे L डैश लिखना है, ठीक है। इसमें तुमको डेल्टा 1 दिया हुआ है, डेल्टा 2 दिया हुआ है, और डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का वैल्यू पूछा है ना। और तुमको यहां पे अगर तुम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और कंपेयर करो तो तुमको पता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर अगर L और L डैश है तो इधर A है, यानी कि कंपेयर करने से तुम बोल सकते हो L L डैश जो है वो A के बराबर है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करना, दोनों तरफ x का कोफिशिएंट, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करो और इक्वेट करो, कंपेयर करके इक्वेट करना है। आई बात समझ में? इसको एक बार होमवर्क पे ट्राई करोगे, है ना। सिंपल बस प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद कंपेयर कर लेना। ऑल राइट, चलो ये नया अपने पास अच्छा क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसमें हमको अगेन डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट को, डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है। इसका मैं तुमको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाह रही थी ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। A माइनस एक्स
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर जेड के साथ, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है भाई। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं, आइडेंटिटी हमको पता है ना, हमको आइडेंटिटी पता है। अच्छा, ऑप्शन में हिंट दी हुई है कि एक डिटर्मिनेंट पूरी तरीके से एक्स वाई जेड से बना हुआ होना चाहिए और एक डिटर्मिनेंट पूरी तरीके से एबीसी से बना हुआ होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ जाती है ना। अब फर्स्ट टर्म पर फोकस करते हैं। चलो, फर्स्ट टर्म तुमको क्या दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि ए स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है? अभी भी हम रो बाय रो ही चलेंगे, अभी भी हम रो बाय रो ही चलेंगे। ठीक है, फिर ए में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है और फिर 1 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ। तुम बोलोगे मैम x में x का मल्टीप्लाई भी तो एक्स स्क्वायर होता है, आपने 1 और एक्स स्क्वायर ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बेटा मुझे एक डिटर्मिनेंट पूरा एबीसी से बना हुआ चाहिए और दूसरा डिटर्मिनेंट पूरा एक्स वाई जेड से बना हुआ चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए जहां पे x आ रहा है वहां पूरी तरीके से x आना चाहिए, जहां a आ रहा है वहां पूरी तरीके से a आना चाहिए। तो पहला एलिमेंट तुमको इस तरीके से मिला है ना। अब देखो 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर ए 1। ठीक है, पहली रो में दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बी 1 और पहले रो में तीसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर सी 1, है ना। अब समझ में आया मैंने एक्स वाले टर्म्स पहले क्यों लिखे? क्योंकि मुझे पता है कि ये है R1, ये है R1, R2, ये है R1, R3, यानी कि x वाला जो एलिमेंट है वो पहले डिटर्मिनेंट में होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास फर्स्ट पूरी रो x से बनी मिलेगी। अभी भी एक कमी है। क्या कमी है? तुम बोलोगे मैम देखो 1 में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होता है, हम मानते हैं। एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है, हम मानते हैं, लेकिन ये माइनस एक्स में ए का मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स होता है। हमको एक 2 की जरूरत है, हमको एक 2 की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर लिख दो चाहे तो, या कहीं भी यहां लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख दो। ठीक है, अब देखो रो 2 में रो 1 का मल्टीप्लाई, रो 2 में रो 2 का मल्टीप्लाई, रो 2 में रो 3 का मल्टीप्लाई, हर जगह y आ रहा है तो हम y वाली रो बना लेते हैं, है ना। इतना तो अब है ना। अब जो देखो दिमाग वाले बच्चे उनको अब पैटर्न समझ में आने लगता है कि 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस 2y वाई स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस 2z जेड स्क्वायर। जरा इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करो रो बाय रो से और बताओ मुझे ये डिटर्मिनेंट बन रहा है या नहीं, ये डिटर्मिनेंट बन रहा है या नहीं। ठीक है, ऑल राइट। अब मैं -2 इसमें से कॉमन ले रही हूं तो ये लिखा हुआ है 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर, और माइनस साइन का इसमें मल्टी या इन दोनों में से रो 1 कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक्सचेंज कर दे रही हूं। तो 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन दो कॉलम को इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन फिर से लगेगा। दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर एक माइनस साइन लगता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया +2 इंटू दीज टू डिटर्मिनेंट, +2 इंटू दीज टू डिटर्मिनेंट। आई बात समझ में? किस तरीके से सोचा ये समझ में आया? सोचना कैसे है, सोचना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम दिमाग लगाएंगे। हमको कुछ चीजें क्लियरली ऑप्शन से दिख रही थी भाई। देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमको कुछ चीजें साफ साफ दिख रही थी कि दो डिटर्मिनेंट में तोड़ना है, एक पूरी तरीके से एक्स वाई जेड से बना हुआ है, एक पूरी तरीके से एबीसी से बना हुआ है। तो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से होना चाहिए और ए और एक्स का आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए बस 2 के साथ और एक माइनस साइन के साथ, है ना। फिर अगले एलिमेंट में बी और एक्स हो रहा है, यानी कि एक्स यहाँ पे रो 1 का काम कर रहा है, पहले डिटर्मिनेंट का रो 1, क्योंकि हम लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट का रो 1 दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 1, पहले डिटर्मिनेंट का रो 1 दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 2, पहले डिटर्मिनेंट का रो 1 दूसरे डिटर्मिनेंट का रो 3। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला डिटर्मिनेंट लिख दिया, बाद में एबीसी वाला बनाया, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ए 1, फिर आ गया बी स्क्वायर बी 1, फिर आ गया सी स्क्वायर सी 1, ये 3 एलिमेंट्स बन गए। अब सेम चीज वाई में भी बनानी है, जैसा एक्स है तो फिर मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, सेम चीज जेड में बनानी है, तो अब क्या मुझे सोचना भी पड़ेगा, टूट गए दोनों, है ना। प्रोडक्ट को हमने 2 डिटर्मिनेंट में सक्सेसफुली तोड़ दिया। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था जो आपके एडवांस में आया था ना, वो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप PYQs खोलना है और वो क्वेश्चन को ढूंढकर सॉल्व करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है ना, वो हमको ढंग से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलो, वैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आज स्टार्ट करें कि प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट कर देती हूँ, क्रेमर्स रूल बता देती हूँ, क्वेश्चंस हम उस पर बहुत ज्यादा कल करेंगे, ठीक है। बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इस चीज को समझो। जैसे तुम्हारे पास एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई बराबर 5, मैं बोलूंगी बेटा एक्स वाई का वैल्यू निकालो, तो तुम बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो, बहुत सारी वैल्यूज है, x की वैल्यू 1 रखी y की 4 आएगी, x की 2 रखी y की 3 आएगी, x की 3 रखी y की 2 आएगी, और जरूरी नहीं x की -1 रखो y की 6 आएगी, x की -2 रखो y की 7 आएगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही लो, रैशनल भी ले सकते हो, x की 1/2 रख लो तो y की 9/2 आ जाएगी, है ना, अपने हिसाब से रख सकते हो, बहुत सारी वैल्यू आएगी इसकी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसके हमको एक सॉल्यूशन ही बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। इसको हम ज्योमेट्री से कनेक्ट करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट एक्स वाई मिलेंगे। अब मैंने अगर एक और इक्वेशन ऐड कर ली यहां पे, अब बताओ इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे मैम कुछ भी एक्स वाई नहीं रख सकते हैं, अब इसमें फिक्स सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाले एक्स वाई ढूंढने पड़ेंगे। साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने का मतलब है कि दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। 3 इक्वेशन बनाऊंगी, 3 इक्वेशन लिखूंगी, तो तुम बोलोगे मैम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। 4 बना दी तो चारों को सेटिस्फाई कर दे। अच्छा वेरिएबल जरूरी है क्या 2 ही लो, नहीं मैम एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल भी ले सकते हैं, 4 वेरिएबल भी ले सकते हैं, है ना। तो जब n वेरिएबल में हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो इन सारी इक्वेशंस को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। जब एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस रहती हैं जिनको तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यूज जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर ये जो कांस्टेंट लिखे हुए, कांस्टेंट यानी ये 5 3 जिसके साथ वेरिएबल नहीं है कोई सा, इनकी वैल्यू अगर नॉन जीरो हो तो हम बोल देते हैं नॉन होमोजीनियस, और अगर जीरो हो, जीरो यानी सभी की वैल्यू जीरो, ऐसा नहीं कि एक कांस्टेंट जीरो है बाकी नॉन जीरो है, सभी कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो इनको बोल देते हैं होमोजीनियस। डेफिनेशन है, ऐसे के ऐसे ध्यान रख लो, मतलब ऐसे कोई ध्यान रखने वाली बात भी नहीं है। कांस्टेंट सारे जीरो है तो होमोजीनियस, नहीं जीरो है तो नॉन होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस यानी कांस्टेंट सारे जीरो है, नॉन होमोजीनियस यानी कांस्टेंट में से कोई ना कोई नॉन जीरो है, कोई ना कोई कांस्टेंट नॉन जीरो,
ठीक है, तो तुमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लिया क्या होता है, तुमने ये देख लिया कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से ये पता लगाएंगे कि इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है या नहीं। सॉल्यूशन का मतलब है क्या कोई ऐसा x है, क्या कोई ऐसा x है जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, या ऐसा कोई x नहीं है ना। क्या कोई ऐसा y है जो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, या ऐसा कोई y नहीं है ना। क्या कोई ऐसा z है, जितने वेरिएबल्स है, क्या ऐसे कोई वेरिएबल्स हैं जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, x प्लस वाई बराबर 5, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं है ना एलिमिनेशन से, तो 2x हो जाएगा 8 के बराबर, तो x का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू आ गया 1, यानी x और y का वैल्यू 4 और 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो एक और इक्वेशन लिखती हूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो तुम बोलोगे मैम एक काम करते हैं, एलिमिनेशन से माइनस कर देते हैं दोनों को, तो x से x कट गया, y से y कट गया, 0 में से 2 माइनस हुआ तो आया +2, 5 में से 4 माइनस आया हुआ तो आया +1, 2 बराबर 1 आ रहा है। मैम ये तो रिडिकुलस हो गया, ये तो पता नहीं क्या ही बेतुकी चीज हो गई। इसका मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखना, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना। और अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं x प्लस वाई बराबर 5 एंड 3x प्लस 3y बराबर 15, अब इन दोनों को सॉल्व करने जाओगे तो तुमको हर एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तुम यहाँ पे 2 रखो 3 रखो, यहाँ पे 2 सॉरी हाँ यहाँ पे 2 रखो 3 रखो, यहाँ पे 2 रखो 3 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे 1 रखो 4 रखो, यहाँ पे 1 रखो 4 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं, है ना। तो जब 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल रहते थे तो तुमको सॉल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आता था, है ना, कि हम सीधे एलिमिनेशन से सॉल्व करके मैम चेक कर लेंगे। आप इतना डिटर्मिनेंट का पूरा मेथड मत पढ़ाओ हमको कि 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलते। और तो और तुमने एक ट्रिक भी काम कर रखी थी, तुमने एक ट्रिक भी निकाल रखी थी, है ना। तुम बोलते थे मैम हम कोफिशिएंट्स को का रेशियो लेके डिसाइड कर सकते, कोफिशिएंट्स का रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 10th में पढ़ा था, ये 10th में नहीं पढ़ा था। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है 10th में नहीं पढ़ा वाले केस ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है द रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशंस ऑफ सिस्टम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम लोग रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो द रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई ईच ऑफ द इक्वेशन, जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक को भी नहीं किया तो हम नहीं मान सकते कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब या इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो कंसिस्टेंट अगर पूछेगा कोई कि आज के बाद सिस्टम, ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, तो तुमको ये बताना है कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है। अगर है तो कंसिस्टेंट है, एक है, दो है, तीन है, उससे मतलब नहीं है। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट। बताओ आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑलराइट। अच्छा ध्यान से देखना, क्रेमर्स रूल से क्या पता चलता है?
क्रेमर्स रूल से हमको कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की पता चलती है। तो हम इस क्रेमर्स रूल को अप्लाई कैसे करते हैं? मान लो तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर b3। ठीक, अब ये 3 इक्वेशंस के लिए तुम टोटल 4 डिटर्मिनेंट लिखते हो। कितने डिटर्मिनेंट? 4। पहला डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा, जो तुम सिर्फ कोफिशिएंट्स का लिखते हो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा x, जिसमें तुम सेकेंड और थर्ड कॉलम तो एज इट इज लिख देते हो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स की जगह कांस्टेंट टर्म्स लिखते हो, d1 d2 d3। डेल्टा y में आप समझ में आ गया होगा क्या करना है। डेल्टा y में तुम फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज लिखोगे, सेकेंड कॉलम में b की जगह d ऐड कर दोगे। ठीक है। और डेल्टा z में तुम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखोगे और थर्ड कॉलम में c की जगह d के एलिमेंट्स ऐड कर दोगे। d क्या है? d है कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है। ये 4 डिटर्मिनेंट की मदद से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो क्या है ना, और नहीं है कि इनफाइनाइट है। सिर्फ ये 4 डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्रेमर्स रूल बोलता है कि इन डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एंड डेल्टा z अपॉन डेल्टा। यानी x की वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा से। डेल्टा क्या है? एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जो y की वैल्यू है वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा और z की वैल्यू जो है वो डेल्टा z अपॉन डेल्टा से। ऐसा बेटा x और y में अगर इक्वेशन होती है ना, 2 वेरिएबल में इक्वेशन, उसमें भी चलता है। ठीक है, सेम चीज। तो अब तुम बोलोगे मैम देखो डेल्टा डिनोमिनेटर में है तो हमारे पास 2 केस बन जाते हैं, या तो डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है या फिर डेल्टा इक्वल्स टू 0 है। जब डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो तुम्हारे पास हमेशा आता है यूनिक सॉल्यूशन। बेटा यूनिक का मतलब होता है इकलौता, इसके जैसा कोई नहीं, यानी केवल और केवल एक सॉल्यूशन, केवल और केवल एक सॉल्यूशन। और डेल्टा की वैल्यू 0 है तो 2 केस बनते हैं, या तो डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों भी 0 बन जाए कि चल भाई तू 0 तो हम तीनों 0, या फिर इसमें से एक मक्कारी मार जाए कि मैं 0 नहीं होना, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस केस में तुम बोलते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत सॉल्यूशन है ना। एक्स वाई जेड की बहुत सारी वैल्यूज इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, और इस केस में तुम बोलते हो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस जब होते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोला जाता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा हो गया तुम्हारा क्रेमर्स रूल, ये तुम्हारा हो गया क्रेमर्स रूल। तुमको डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कैलकुलेट करना है ना, और फिर बस तुमको कुछ नहीं, डेल्टा की वैल्यू नॉट 0 इक्वल्स टू 0, नॉट 0 ही तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, इक्वल्स टू 0 ही तो फिर डेल्टा एक्स वाई जेड चेक करो, वो तीनों भी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, एक भी नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन।
आई बात समझ में? ये हमारा क्रेमर्स रूल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। कल की क्लास में हम क्रेमर्स रूल बिल्कुल जीरो से वापस स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिकली मल्टीप्लीकेशन पर ही फोकस करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास में क्रेमर्स रूल को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड भी काम करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं शांति शांति से पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे फेस पे बहुत स्टिचेस आए हैं, गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था। और तुम लोग का शायद लक ऐसा है कि लास्ट वीक ही तुम्हारे मतलब दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स भी, मतलब एक साथ 2-3 टीचर्स का एक्सीडेंट हो गया। तो और ऐसा नहीं कि सब साथ में एक गाड़ी से भिड़ गए, नहीं, सबका सेपरेटली अलग अलग एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी शांति से हम पढ़ेंगे। अभी क्लास लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम चैप्टर के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं कर सकते हैं बेटा, है ना? थोड़ा सा तुमको भी लगता है कि बीच में फिर याद नहीं आ रहा है मैम वो कब पढ़ाया था, तो मेरा ये सजेशन है कि अभी टाइम का यूटिलाइज करते हुए डिटर्मिनेंट साथ साथ रिवाइज करो, डीपीपी रेगुलरली सॉल्व करो। मॉड्यूल के 1 से 25 तक क्वेश्चन मैंने दे दिए थे तुमको, है ना? तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 तुमको कंप्लीट करनी है, ठीक है? और PYQs में मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन मैंने बताया था एडवांस में आया है ना? तो वो क्वेश्चन उस टाइप के ढूंढ के सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा? आ गई बात समझ में, है ना? आज की क्लास में जो भी डाउट हुआ, देखो जो समझ में आया ना, अगेन क्लास के टाइम मैं चैट में लाइव रहती हूं तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूं, तो कोई डाउट है, डाउट्स तो मैं सॉल्व करती हूँ डाउट इंजन पे। उसके अलावा अगर कमेंट्स में भी कोई डाउट आ रहा है बता सकते हो, समझ में आया तो कमेंट्स में लिखना कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, ठीक है? ऑल राइट, तो कल की क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं बच्चा लोग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे एवरीवन।